जब नवीन अक्षित जी को कॉल पे आर्य के एक्सीडेंट के बारे में बता रहा था तो उस समय प्रेमलता जी भी उनके पास ही बैठी थी। उन्हें जब आर्य के एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो वो बेचैन हो गई और घबराने लगी। प्रेमलता जी अब बस अपने बेटे के पास जाना चाहती थी। इसीलिए वो अक्षित जी से जिद करने लगी कि वो उन्हें उनके बेटे के पास हॉस्पिटल ले जाए। पहले तो अक्षित जी ने ले जाने से सख्ती से मना कर दिया, लेकिन प्रेमलता जी की खराब हालत को देखते हुए अक्षित जी उन्हें भी अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने के लिए मजबूर हो गए और कुछ ही देर में वे दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वेदांत जी की कार भी तेज रफ्तार से बिना किसी झंझट के आर्य को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। उनकी कार हॉस्पिटल पहुंचते ही करण पूरे मेडिकल टीम के साथ वेदांत जी के कार के पास पहुंच गया। उसने अपने टीम की मदद से तुरंत ही आर्य को कार से बाहर निकाला और तुरंत ही उसे ऑट में शिफ्ट कर दिया। उन सब के साथ डॉक्टर वेदांत भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले गए। अनिकेत की कार भी तेज रफ्तार से हॉस्पिटल की ओर बढ़ने लगी। कार में इस वक्त एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। मन्नत बिना पलकें झपकाए एकटक खिड़की से बाहर की ओर देख रही है। न जाने इस वक्त उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। इशिका भी कार की खिड़की से बाहर ही देख रही थी। उसके दिमाग में भी इस वक्त मन्नत को लेकर उथल-पुथल मची हुई थी। अनिकेत जहां कार ड्राइव कर रहा था तो वहीं देव उसके बाजू में ही बैठा हुआ था। वो कभी रियर व्यू मिरर से मन्नत और इशिका को देखता तो कभी खिड़की से बाहर देखता। उन लोगों की कार हॉस्पिटल की ओर जा ही रही थी कि तभी अचानक उनके कार को हल्का सा एक झटका लगा जिससे कार तुरंत ही रुक गई। झटका लगते ही सभी जैसे अपने अपने ख्यालों की दुनिया से वापस लौट आए। तभी इशिका के मुंह से धीरे से एक आह निकल गई। इशिका के मुंह से आह सुनते ही मन्नत के साथ साथ अनिकेत और देव भी उसकी ओर देखने लगा। तभी देव ने चिंता जताते हुए इशिका से पूछा, क्या हुआ इशिका? तुम ठीक तो हो ना? देव की चिंता को देखते हुए इशिका ने कहा, हाँ देव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम चिंता मत करो। वह लगता है आँख में कुछ चला गया है बस, और कुछ नहीं हुआ है। मैं ठीक हूँ। इतना कहकर उसने देव को और कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर ही मन्नत से कहा, मन, जरा देखना तो, आँख में कुछ गिरा है शायद। मन्नत जो अब तक अपनी ही सोच में उलझी हुई थी, इशिका की मुंह से आह की आवाज सुनते ही अपनी सोच से बाहर निकल आई और चिंता से इशिका को ही देखने लगी। और जब इशिका ने मन्नत से कहा कि वो जरा इशिका की आंखों को चेक करे, तो मन्नत तुरंत उसकी बात मानते हुए उसकी आंखों को चेक करने लगी। मन्नत ने अच्छे से देखकर इशिका की आंखें साफ कर दिया। आंखें साफ होते ही देव ने फिर एक बार इशिका से पूछा, अब आंखें ठीक लग रही है क्या? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? देव की बात का जवाब देते हुए इशिका ने कहा, हाँ, अब ठीक है। तुम चिंता मत करो। फिर उसने अनिकेत से कहा, निक्स तू अभी भी बैठा क्यों है? चल, कार स्टार्ट कर। हमें जल्दी से हॉस्पिटल भी पहुंचना है। इधर मन्नत इशिका की आंख साफ करने के बाद से एकटक उसके माथे की ओर ही देख रही थी। दरअसल जब इशिका की आंख साफ करने के बाद मन्नत की नज़र इशिका के चेहरे पर गई, तो उसकी नज़र इशिका की मांग पर जाके रुक गई जो कि पूरी तरह से सिंदूर के लाल रंग से रंगा हुआ था। अनिकेत से बात करते हुए ही इशिका ने महसूस किया कि मन्नत उसकी मांग को छू रही है। ऐसा होते ही वो थोड़ा चौंक गई और मन्नत को थोड़ी हैरानी से देखने लगी। मन्नत ने जब इशिका की सिंदूर से भरी हुई मांग को देखा तो न जाने क्यों उसके दिल में एक टीस सी उठी। अनजाने में ही उसका हाथ इशिका के मांग की ओर बढ़ गई। मन्नत ने हल्के हाथों से इशिका की मांग में सजी सिंदूर को छुआ और फिर उसने अपने हाथ को वापस खींच लिया। वो गौर से अपनी उंगलियों को देखने लगी जिसमें अब थोड़ा सा सिंदूर लगा हुआ था। अपनी उंगलियों में लगा हुआ सिंदूर को देखते हुए उसे देव की दादी की कही हुई बातें याद आने लगी। मन्नत ने मन ही मन कहा, यह सिंदूर? मन में इतना कहते ही उसका दूसरा हाथ उसकी खुद की मांग में चला गया। वो फिर उस हाथ को भी अपने चेहरे के सामने लाकर दोनों हाथों को अब देखने लगी। उसने मन ही मन कहा, दादी ने कहा था कि एक सुहागन को अपनी मांग कभी सुनी नहीं रखनी चाहिए। उससे पति का अमंगल होता है।
उसका बुरा होता है। सर ने भी तो मेरी मांग में सिंदूर भरा था। भले ही हम दोनों इस रिश्ते को नहीं मानते हैं, पर यह सच झुठलाया तो नहीं जा सकता है कि सर मेरे पति है वो मेरे। तो क्या यह सब जो हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ? क्या मेरी वजह से सर के साथ यह हादसा? मन्नत इससे आगे और नहीं सोच पाई। इतना सोचते ही उसके मुंह से निकल गया, नहीं। मन्नत की आवाज सुनकर बाकी तीनों ने उसकी ओर सवालिया नजरों से देखने लगी। इशिका जो मन्नत के बारे में सब कुछ जानती थी, उसे मन्नत की हालत का कुछ अंदाजा हो गया था। लेकिन अनिकेत ने मन्नत को देखकर पूछा, क्या हुआ तुझे मन? तू ठीक है ना? मन्नत ने कोई जवाब नहीं दिया और वो बस एकटक अपनी हाथों को ही देखे जा रही थी। इशिका ने बात को संभालते हुए कहा, हाँ, सब ठीक है। मन भी ठीक है। तू बस गाड़ी चला, हमें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। इतना कहकर उसने मन्नत के हाथों को पकड़ नीचे कर दिया, जिससे मन्नत का ध्यान अब इशिका पर गई। उसने इशिका की आंखों में देखा तो इशिका ने उसे आंखों से ही शांत रहने का इशारा किया। मन्नत ने एक गहरी सांस छोड़ी और अब वो बिना किसी भाव के बाहर देखने लगी। भले ही मन्नत ऊपर से शांत दिख रही थी, लेकिन उसके दिल आज सवालों के कटघरे में था। उसके दिल में विश्वास, फेथ और युक्ति, लॉजिक के बीच एक जंग छिड़ चुका था। इस शादी को मानने की मन्नत के पास कोई वजह भी नहीं थी, लेकिन इस शादी से वो अब इनकार भी नहीं कर सकती है। इशिका जो मन्नत के बाजू में बैठी थी, वो उसको ही गौर से देख रही थी। मन्नत ने भले ही मुंह से कुछ ना कहा हो, इशिका फिर भी उसके मन में उठ रही सवालों को अच्छे से समझ रही थी। पर फिलहाल वो चुप थी। इस बार इशिका चाहती थी कि मन्नत खुद अपने सवालों के जवाब ढूंढे, क्योंकि इस बार बात उसकी जिंदगी की है। वो मन्नत के हर फैसले पर उसका साथ देगी, लेकिन इस बार अपनी जिंदगी का फैसला मन्नत को खुद को ही लेना पड़ेगा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर का माहौल इस वक्त बेहद तनावपूर्ण था। प्रेमलता जी ऑट के बाहर लगे एक चेयर पर बैठी हुई थी। उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अक्षित जी, जो उनको गले लगाकर बैठे हुए थे, उनके लिए भी प्रेमलता जी को संभालना मुश्किल हो रहा था। नवीन और प्रकाश भी वहीं मौजूद थे। प्रेमलता जी की ऐसी हालत उन दोनों से भी देखा नहीं जा रहा था। डॉक्टर्स के साथ सब कुछ सेटल करके करण भी अबॉट के पास आ गया। आते ही उसने प्रेमलता जी को ऐसी हालत में देखा तो उसे भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो खुद प्रेमलता जी को अपनी माँ की तरह ही प्यार करता था। वो धीरे से प्रेमलता जी के सामने जाकर घुटनों के बल बैठ गया और उनके दोनों हाथों को कस के पकड़ लिया। अपनी हाथों पे किसी की पकड़ को महसूस कर प्रेमलता जी, जो अक्षित जी के सीने में सिर रखकर रो रही थी, उन्होंने अपने सामने देखा। सामने करण को देखकर उनका रोना और बढ़ गया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन उनसे कुछ भी कहा नहीं जा रहा है। उनकी ऐसी हालत देखकर करण ने उनका हाथ सहलाते हुए कहा, आंटी, अगर आप ही ऐसे टूट जाएंगी तो कैसे चलेगा बताइए? ऑपरेशन के बाद जब आर्य को केबिन में शिफ्ट किया जाएगा तो उसे आपको ही तो संभालना पड़ेगा, है ना? आपसे अच्छी तरह भला कौन जानता है उस नकचढ़ा बंदर को। थोड़ी सी चोट पर भी तो कितना नौटंकी करता है। एक नंबर का ड्रामा क्वीन। अरे नहीं, क्वीन नहीं, वो तो किंग है, बड़ा वाला ड्रामा किंग। करण प्रेमलता जी का मन भटकाने के लिए यह सब बोल रहा था और करण का यह प्रयास कुछ हद तक सफल भी हुआ। जब करण के मुंह से इतना सुनते ही प्रेमलता जी के होठों पर एक मुस्कान तैर गई, लेकिन पल भर में ही वह मुस्कान गायब भी हो गई। उन्होंने नम आंखों से पूछा, करण मेरा आर्य ठीक तो है, हो जाएगा ना? उसे कुछ होगा तो नहीं ना? अब इस उम्र में अपने बेटे को खोना, इससे आगे वो और कुछ नहीं कह पाई और वो फिर एक बार फफक कर रोने लगी। उन्हें ऐसे रोता हुआ देखकर करण की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने प्रेमलता जी के साइड में बैठकर उनको गले लगा लिया। प्रेमलता जी की ऐसी हालत दूर खड़ी किसी और ने भी देखा। यह और कोई नहीं बल्कि मन्नत ही थी, जो अभी अभी इशिका, अनिकेत और देव के साथ हॉस्पिटल पहुंची थी।
उनकी ऐसी हालत देखकर उन तीनों का भी दिल पसीज गया। लेकिन मन्नत के दिल और दिमाग पर उनकी इस हालत का कुछ ज्यादा ही असर हुआ। जहां सभी धीमी कदमों से उनकी ओर बढ़ गए, वहीं मन्नत के कदम जैसे अपनी जगह पर ही रुक गए। उसके कदम आगे जाने के लिए उठ ही नहीं रहे थे, या यूं कहे कि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी प्रेमलता जी के सामने जाने की। वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे की ओर खिसकाने लगी। जैसे ही वो उन सब की नजरों से थोड़ी दूर हुई, वो भागकर ऑट के बाहर बनी कॉरिडोर में चली गई। उसकी जैसे सांसें फूलने लगी। मन्नत को घुटन सी महसूस होने लगी। कॉरिडोर के साइड में रेलिंग के साथ जाली लगा हुआ था, जहां से हवा बाहर से अंदर की ओर आ रही थी। मन्नत तेजी से चलते हुए वहां आकर खड़ी हो गई और तेज तेज सांसें लेने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को शांत कर रही हो। मन्नत जब सबसे नजरें बचाकर बाहर की ओर जा रही थी, तब भले ही किसी और का ध्यान उस पर नहीं गया, लेकिन करण जो प्रेमलता जी को शांत कर रहा था, उसकी नज़र मन्नत पर चली गई और उसने अपनी गुड़िया को न केवल वहां से बाहर जाते हुए देखा, बल्कि उसने मन्नत की बेचैनी, घबराहट, उसकी हिचकिचाहट भी भांप लिया था। करण अब प्रेमलता जी को अक्षित जी के पास छोड़कर मन्नत के पीछे बाहर निकल गया। मन्नत जब खुद को शांत कर रही थी, तभी उसकी नज़र हॉस्पिटल के एंट्रेंस के पास बनी माता के मंदिर पर चली गई। उसने देखा कि वहां कई सारी लोग, खासकर महिलाएं, अपनी अपनी परिजनों की तंदुरुस्ती और अच्छे सेहत की कामना करते हुए दिए जला रहे थे। मन्नत को न जाने क्या हुआ, जैसे कोई शक्ति उसे उस छोटी सी मंदिर की ओर खींचने लगी। उसके कदम अपने आप ही उस मंदिर की ओर जाने के लिए चल पड़े। वो बिना अपनी पलकें झपकाए एकटक माता की मूर्ति को देखते हुए मंदिर की ओर बढ़ने लगी। बस कुछ ही पल में वो माता की मूर्ति के सामने खड़ी थी और एकटक माता को ही देखे जा रही थी, जैसे आंखों की आंखों में वो माता से न जाने कितने ही सवाल जवाब कर रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार प्रेमलता जी का रोता, बिलखता हुआ चेहरा ही घूम रहा था। उसने रोते हुए ही अपने दोनों हाथ जोड़ लिया और मन ही मन माता के दरबार में अर्जी लगाते हुए कहा, नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत होने देना माँ, ऐसा कभी भी मत होने देना। मेरी वजह से कभी किसी माँ की कोख नहीं उजड़नी चाहिए माँ। मेरी वजह से एक माँ की कोख उजड़ने मत देना, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी और ना ही माँ मैं इसके बाद जी पाऊंगी। मैं जीते जी मर जाऊंगी माँ, मैं जीते जी मर जाऊंगी। मन्नत को पता ही नहीं चला और वो बेतहाशा रोने लगी। उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर मंदिर के पुजारी जी ने कहा, बेटा, लगता है तुम्हारा कोई बहुत अपना बीमार है, जिसके लिए तुम इतनी परेशान हो और ऐसे रो रही हो। बच्चा, तुम तो माता के मंदिर में खड़ी हो, फिर तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अपनी सारी चिंताएं माता के चरणों में अर्पण दो और माता का नाम लेते हुए अपनी उस करीबी इंसान को याद करके यह दिया माता के आगे जला दो। फिर तुम देखना, तुम्हारी सारी समस्याएं माता स्वयं दूर कर देंगी। इतना कहकर पुजारी जी ने मन्नत के हाथ में एक दिया दे दिया। मन्नत एक बार अपने हाथ में पकड़े उस दिए को देखने लगी, तो एक बार माता रानी की ओर देखने लगी। फिर उसने पुजारी जी की बातों को याद करते हुए उसी विश्वास के साथ हाथ में पकड़े दिए को माता रानी के आगे प्रज्वलित कर दिया, जला दिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद करके आर्य के सलामती और उसे जल्द से जल्द ठीक कर देने के लिए माता रानी से प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद जब मन्नत ने अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र माता के चरणों के सामने रखी थाली पर चली गई, जहां एक छोटी सी सिंदूर की डिबिया रखी हुई थी। वो कुछ पल के लिए तो उस डिबिया को ही देखती रही। तभी मन्नत को न जाने क्या सूझा, उसने अपने कांपते हाथ उस सिंदूर की डिबिया की ओर बढ़ा दिया और उसमें से कांपते हाथों से ही एक चुटकी सिंदूर लेकर एक पल के देखा और फिर अपने मांग को आर्य के नाम की सिंदूर से रंग दिया। कारण जो मन्नत के पीछे ही आ रहा था, मन्नत की इस हरकत से जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई और वो हैरान होकर मन्नत को बस देखता रह गया। करण ने जैसे ही मन्नत को अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए देखा तो वो एकदम से चौंक गया और अपनी जगह पर ही जम सा गया। उसे तो होश तब आया जब मंदिर में आने वाले किसी ने उसे आवाज देकर साइड में हटने को कहा। जैसे कि करण को एहसास हुआ कि मन्नत ने अभी अभी क्या किया, तो वो तेजी से मन्नत की ओर बढ़ गया और उसका बाजू पकड़ते हुए खींचकर उसे अपने साथ एक साइड में ले गया।
मन्नत, जो अब तक अपने ख्यालों में ही उलझी हुई थी, अचानक ही अपनी बाजू पर एक खिंचाव सा महसूस करके उसने उस ओर देखा। मन्नत ने जैसे ही देखा कि उसे बाजू से पकड़कर खींचने वाला कोई और नहीं बल्कि करण है, तब जाकर उसे होश आया और उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि उसने अभी-अभी क्या किया। अपने किए का एहसास होते ही मन्नत ने बस अपनी नजरें झुका लिया। मन्नत का यूं नजरें झुकाना करण को और ज्यादा गुस्सा दिला गया। उसने मन्नत को वैसे ही बाजू से खींचते हुए मंदिर के एक तरफ ऐसी जगह ले गया जहां बस एक दो लोग ही थे। करण ने मन्नत की बाजू छोड़ दी और गुस्से से उसे देखता रहा जैसे वो मन्नत की इस हरकत का जवाब मांग रहा हो। लेकिन मन्नत अभी भी अपना सिर झुकाए खामोशी से खड़ी रही। यह देखकर अब करण से और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपने दांत पीसते हुए ही मन्नत से पूछा, तुम्हें नहीं लगता अभी-अभी तुमने जो किया, तुम्हें मुझे उसके बारे में एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहिए? मन्नत को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करण की बात का क्या ही जवाब दे, जबकि वो तो खुद ही अपनी हरकत से हैरान थी। मन्नत कुछ कहने का सोच ही रही थी कि तभी करण उसे टोकते हुए कहा, देखो गुड़िया, मैंने देखा अभी जो कुछ भी हुआ, इसीलिए तुम मुझसे कुछ भी छुपाने की या झूठ बोलने की तो कोशिश भी मत करना। करण की बात सुनकर मन्नत, जो अब तक खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी, अब उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। मन्नत के ऐसे रोने से करण घबरा सा गया। उसने झट से मन्नत को अपने गले से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाने लगा। कुछ देर बाद मन्नत थोड़ी शांत हुई तो करण उसे ले जाकर मंदिर के सामने लगी छोटी सी बेंच पर बैठा दिया और खुद भी उसके पास बैठ गया। इस बार करण ने गुस्सा नहीं किया बल्कि एकदम शांत लहजे में दोबारा मन्नत से कहा, अब ठीक है तू? तो मन्नत ने बिना कुछ कहे बस हाँ में गर्दन हिला दिया। जब करण को तसल्ली हो गया कि अब मन्नत वाकई में थोड़ी संभल गई है, तो उसने आगे पूछा, पानी पिएगी? इस पर मन्नत ने फिर एक बार ना में अपनी गर्दन हिला दिया। करण अब कुछ पल के लिए खामोश हो गया और मन्नत को देखने लगा। फिर वो एक गहरी सांस छोड़ते हुए मन्नत की ओर मुड़ गया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, अब बताएगी? क्या था वह सब? और ये सिंदूर? गुड़िया प्लीज, जो भी बात है बिना झिझक के तू बस अपने इस भाई को बता। क्या तू मुझे सिर्फ कहने के लिए भाई बुलाती है? क्या तू दिल से मुझे अपना भाई नहीं मानती? इतना सुनते ही मन्नत जोर जोर ना में अपनी गर्दन हिलाने लगी और उसकी आंखों से फिर एक बार आंसू बहने लगी। यह देखकर करण ने अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे और फिर एकदम शांत भाव से कहा, देख बच्चा, मैंने सिर्फ कहने के लिए तुझे अपनी बहन नहीं माना। तू है मेरी बहन, तू सच मेरी गुड़िया है। मैं तुझे अपनी गुड़िया ही मानता हूँ। अगर कोई बात है तो तू बस एक बार बोल गुड़िया। तेरा ये भाई सब संभाल लेगा, वादा करता हूं मैं। तुझे भरोसा तो है ना अपने इस भाई पर? हाँ गुड़िया। इतना कहकर करण मन्नत के चेहरे को देखने लगा तो मन्नत ने भी रोते हुए ही धीरे से हाँ में अपनी गर्दन हिला दिया। फिर उसने सिसकते हुए ही करण को इख्तपुरी में जो कुछ भी हुआ था वह सब बता दिया। यहाँ तक कि उसकी और आर्य की एक्सीडेंटल शादी के बारे में भी बता दिया और उस शादी को लेकर आर्य ने मन्नत से जो कुछ भी कहा था सब कुछ मन्नत ने दिल खोलकर रोते हुए ही करण को बता दिया। मन्नत की पूरी बात सुनकर करण को बहुत बड़ा झटका लगा। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका वो दोस्त, जिसे करण बहुत अच्छी तरह से जानने के दावा करता है, वो यह सब कर सकता है। सही भी तो है बात, जब अपने सबसे अच्छे दोस्त की हो, जिसे आप बचपन से जानते हो, अगर उसके बारे में ऐसा कुछ पता चले जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा, तो आपकी पूरी दुनिया ही उथल पुथल हो जाती है। उसकी वजह से आपका खुद पर से भी भरोसा उठ जाता है। करण के साथ भी इस वक्त यही हो रहा था। वो जानता है कि मन्नत कभी झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन फिर भी अपने दोस्त के ऊपर उसे जो विश्वास था, वह विश्वास उसे मन्नत की बातों की सच्चाई को मानने से इनकार कर रहा था। वो अजीब सी कश्मकश में फंस चुका था। एक तरफ उसके बचपन का दोस्त था तो दूसरी ओर उसकी मुंह बोली बहन, जिसे वो अपनी गुड़िया मान चुका है।
अब तो बस एक ही रास्ता बच गया था और वह रास्ता यह था कि आर्य बस जल्द से जल्द ठीक हो जाए और सारी सच्चाई अपने मुंह से कबूल करें। कहीं ना कहीं उसके मन में अभी भी एक दुविधा थी। इसलिए जब तक आर्य पूरी तरह से ठीक होकर अपने मुंह से सच नहीं कबूल लेता, तब तक करण को चैन नहीं मिलने वाला। इसलिए उसने मन ही मन यह ठान लिया कि बस एक बार आर्य ठीक हो जाए तो वो आर्य से जरूर बात करेगा और इस मामले को सुलझाएगा। वो अपनी गुड़िया की जिंदगी ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देगा। उधर हॉस्पिटल में ऑट के पास जाते समय इशिका को यह एहसास हो गया था कि मन्नत उन लोगों के साथ नहीं है और वो वहां से निकलकर बाहर चली गई है। यह एहसास होते ही इशिका भी मन्नत के पीछे जाने को हुई, पर फिर वो कुछ सोचकर एकदम से रुक गई। वो मन्नत के दिल में चल रही तूफान से अनजान नहीं थी। वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त, अपनी बेस्टी के दिल की बेचैनी, कश्मकश सब कुछ समझ रही थी और इसलिए ही वो मन्नत को खुद के साथ कुछ समय अकेले बिताने देना चाहती थी, जिससे वो खुद अपने मन को टटोल पाए, जान पाए कि उसके दिल में क्या चल रहा है, उसका दिल आखिर चाहता क्या है। जब अनिकेत को पता चला कि मन्नत उन लोगों के साथ नहीं है, तो उसे मन्नत की चिंता होने लगी और वो मन्नत के पीछे जाने लगा। तभी इशिका ने उसे रोक दिया। उसके रोकते ही अनिकेत ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो इशिका ने कहा, मत जा उसके पीछे। इशिका के मुंह से इतना सुनते ही अनिकेत उसे हैरानी से देखते हुए कहा, पर क्यों? तू जानती है ना इस वक्त वो किस सिचुएशन से गुजर रही है। अगर कहीं अनिकेत अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही इशिका ने उसकी बात काटते हुए कहा, वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी। वो इतनी भी कमजोर नहीं है और तू भी यह बात अच्छे से जानता है। इस वक्त उसे खुद के साथ कुछ समय बिताने दे। उसके दिल में जो कश्मकश चल रही है उसे वो खुद ही सुलझा सकती है। अगर हर वक्त हम उसे संभालेंगे तो वो खुद अपने आप को कभी संभाल नहीं पाएगी। इस बार उसे अपनी उलझन को खुद ही सुलझाने दे। बाकी तो हम उसके हर फैसले पर उसका साथ देने के लिए है ना? इशिका की बात सुनकर अनिकेत को भी यह एहसास हुआ कि अब उन लोगों को मन्नत को भी उसका अपना स्पेस देना पड़ेगा। इसलिए अब उसने आगे ना कुछ कहा और ना ही मन्नत के पीछे गया। देव जो उन लोगों के साथ ही आया था, उसे महसूस हुआ कि वो अकेला ही आगे जा रहा है और उसके दोस्त पीछे रह गए। उसने पीछे मुड़ के देखा तो इशिका और अनिकेत कुछ परेशान सा दिख रहे थे। वो वापस उन लोगों के पास गया तो उसने गौर किया कि वहां पर मन्नत नहीं है। उसने इधर-उधर देखते हुए पूछा, क्या बात है? क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ क्यों रुक गए? और यह मन्नत कहाँ है? वो भी तो हमारे साथ ही थी ना? वो कहाँ चली गई? देव की बात सुनकर अनिकेत और इशिका ने एक दूसरे को देखा। फिर इशिका ने देव को देखते हुए कहा, कोई बात नहीं है देव, कुछ नहीं हुआ। हम दोनों बस मन्नत के बारे में ही बात कर रहे थे। वाह, दरअसल मन्नत बहुत सेंसिटिव है। उससे खून, घाव यह सब देखा नहीं जाता। इसीलिए वो थोड़ी खुली हवा में गई है। उसे यहाँ थोड़ी घुटन सी महसूस हो रही थी। खैर वो कुछ देर में ठीक हो जाएगी तो आ जाएगी। फिलहाल हम चले। इतना कहकर उसने एक बार देव को और फिर अनिकेत को देखा तो दोनों ने ही हाँ में अपना गर्दन हिला दिया। फिर तीनों ही सामने की ओर सबके पास चले गए। मन्नत अब करण के कंधे पर सिर रखकर बैठी थी और वो अब पहले से कुछ शांत हो गई थी। जब करण को यह एहसास हुआ कि अब मन्नत काफी हद तक संभल चुकी है तो उसने मन्नत से कहा, गुड़िया तू चिंता मत कर। आर्य ने जो भी किया उसे ना तो सिर्फ उसका जवाब देना पड़ेगा बल्कि उसे अपने किए का जिम्मेदारी भी लेना पड़ेगा। तू बिल्कुल भी चिंता मत करना, ठीक है? मैं हूं तेरे साथ। बस एक बार वो ठीक हो जाए और उसे होश आ जाए तो मैं खुद बात करूंगा उससे। करण के मुंह से इतना सुनते ही मन्नत उसके कंधे से अपना सिर निकालकर उसे देखते हुए ही कहा, नहीं भाई, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप उस इंसान से मेरे बारे में या मुझे लेकर कोई भी बात नहीं करेंगे। मन्नत के मुंह से यह सुनकर करण हैरान हो गया। उसने उसी हैरानी के साथ मन्नत से पूछा, पर क्यों गुड़िया? तू क्यों नहीं चाहती है कि मैं उससे बात करूं?
करण ने बेसब्री से अब मन्नत के दोनों गालों को अपने हथेलियों में भरते हुए कहा, उसने मेरी गुड़िया जिंदगी को बर्बाद कर दिया। वो हमेशा से ही अपने मन का करने वालों में से था। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि अपने मन का करने के लिए वो किसी की जिंदगी के साथ खेल जाए। वो क्या कोई छोटा बच्चा है जो उसे समझ नहीं इन सब बातों की? क्या वो नहीं जानता हमारे समाज में शादी का क्या मतलब होता है? ऊपर से उसने यह भी कह दिया कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अरे, इतना आसान होता है क्या सब कुछ भूल जाना? हर कोई उसके जैसा तो नहीं होता है ना, पत्थर दिल कहीं का। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं ना तो तुझे इस बारे कुछ भूलने दूंगा और ना ही उस शैतान को। यह बात इतनी आसानी से भूलने नहीं दूंगा मैं किसी को भी। मैं खुद उससे इस बारे में बात करूंगा, फिर वो चाहे या ना चाहे। उसे तो इस रिश्ते को मानना ही पड़ेगा, और सिर्फ मानना ही नहीं बल्कि उसे इस रिश्ते को अपनाकर इसे निभाना भी पड़ेगा। मन्नत ने जैसे ही करण की यह सारी बातें सुनी तो वो थोड़ी सी हाइपर हो गई। उसने अपने गालों पर से करण का हाथ हटाकर अपने दोनों हाथों से उसका हाथ कस के पकड़ लिया और करण को टोकते हुए बेचैनी से कहा, नहीं भाई प्लीज। मैंने कहा ना, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप सर से इस बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। इनफैक्ट आप सर को यह पता भी नहीं चलने देंगे कि आपको सारी बात पता है। प्लीज भाई, आपको मेरी कसम, प्लीज। इतना कहकर उसने करण का हाथ जिसे उसने पकड़ रखा था अपने सिर पर रख दिया। मन्नत की इस हरकत से करण एकदम चौंक गया। उसने मन्नत के सिर से अपना हाथ खींचते हुए कहा, यह तूने क्या किया गुड़िया? तूने मुझे अपनी कसम क्यों दी? क्या तू नहीं चाहती है कि जिसने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया है उसे भी उसके किए की सजा मिले? तो फिर तू मुझे क्यों रोक रही है? करण के बार बार एक ही बात को दोहराने से अब मन्नत भी अपना आपा खो बैठी और उसने आर्य के लिए अपने दिल में दबाए हुआ सारा गुस्सा करण पर निकलते हुए कहा, भाई प्लीज, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या एक लड़की की इच्छा, उसकी ख्वाहिश, उसकी मर्जी का कोई मोल नहीं है? जब एक लड़का किसी लड़की के साथ गलत करता है तो सबको ऐसा क्यों लगता है कि उस लड़के के साथ रहने भर से ही उस लड़की के साथ की गई सारी गलतियों को सुधारी जा सकती है? क्यों लगता है ऐसा कि उस लड़के के साथ रहने से ही उस लड़की की बिगड़ी हुई जिंदगी सुधर जाएगी? क्या हम लड़कियों को अपने बारे में सोचने का कोई हक नहीं है? क्या हमें खुश रहने का या फिर हमारे खुद के बारे में फैसला लेने का कोई हक नहीं है? क्यों हम लड़कियों को हमेशा ही उस इंसान की मर्जी का, उसके फैसले का मोहताज होकर रहना पड़ता है जिसने हमारी जिंदगी का मजाक बनाकर रखा हो या फिर हमारी जिंदगी ही क्यों न बर्बाद कर दिया हो? क्यों आप लोग यह नहीं सोचते हैं कि जिस इंसान ने हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने से पहले, हमारी जिंदगी को बर्बाद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, क्या वो आगे चलकर भी ऐसा नहीं करेगा? मान लीजिए अगर आप लोगों की दबाव में आकर उस इंसान ने हमें अपना भी लिया हो, तब भी क्या इस बात की कोई गारंटी है कि आगे चलकर वह इंसान हमें खुश रखेगा या फिर उस इंसान के साथ रहकर हम खुश रह पाएंगे? क्या गारंटी है कि वह इंसान फिर कभी हमारे जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, हमारी जिंदगी फिर से बर्बाद नहीं करेगा? कहिए भाई, है कोई गारंटी इस बात की? नहीं ना? तो फिर क्यों आप लोग उसी इंसान के साथ हमारी जिंदगी को जोड़ना चाहते हैं जिसने खुद हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है? इतना कहकर या फिर कह सकते हैं कि अपने दिल का सारा गुबार निकालने ने बाद मन्नत अब थोड़ी शांत पड़ गई। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने एक गहरी सांस छोड़ी और फिर एकदम शांत लहजे में कहा, भाई, जिस इंसान ने मेरी जिंदगी का मजाक बनाकर रख दिया हो, मैं भी चाहती हूँ उसे उसकी किए की सजा मिले। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि उस इंसान को सजा देने के लिए मैं अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर लूं। भाई, अगर मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूं, कामयाब बनूं, तो वही उस इंसान की सजा होगी, क्योंकि उस इंसान ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो मेरी आबादी ही उस इंसान की सजा होगी, है ना? इतना कहकर मन्नत ने करण के चेहरे को देखा, जैसे वो यह तसल्ली करना चाहती है कि करण भी उसकी बातों से सहमत है। उसने फिर आगे कहा, भाई, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? आप भाई,
मन्नत को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो और क्या कहे करण से, कि करण उसकी बातों को समझे, उसकी बात माने। वो फिर एक बार बेचैन होने लगी कि तभी उसे अपने सिर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। करण, जो अब तक बस चुपचाप से मन्नत की सारी बातों को सुन रहा था, उसने अब मन्नत के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, शांत हो जा गुड़िया। मैं तेरी बात को अच्छे से समझ गया। तूने सही कहा। आज जैसे तूने मुझे समझाया कि जिसके साथ गलत हुआ है, उसे दोषी के साथ बांध देने भर से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, और ना ही विक्टिम को इंसाफ मिलता है। प्रॉब्लम तो सॉल्व तब होगी जब विक्टिम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए और खुश रहे, फिर चाहे उसे उस इंसान से दूर ही क्यों ना रहना पड़े। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं और तू जो भी फैसला लेगी उसमें मैं तेरा साथ दूंगा। बस मेरी गुड़िया खुश रहनी चाहिए, ठीक है? करण ने मन्नत का सिर सहलाते हुए कहा। तो अब जाकर जैसे मन्नत ने राहत की सांस ली। वो करण के गले लग गई। करण ने भी अब आगे कुछ नहीं कहा और बस उसका सिर सहलाता रहा। लेकिन उसने मन ही मन खुद से कहा, गुड़िया, कहने को तो बात बहुत सिंपल सी है, पर हमारे समाज में लोग इस सीधी सी बात को ही समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आज जैसे तूने मुझे समझाया है, मैं आज खुद से ही एक वादा करता हूँ कि आज से, बल्कि अभी से, मेरे रहते तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। मैं कभी कुछ गलत होने ही नहीं दूंगा। अब से तेरा यह भाई तेरी ढाल बनकर जितना हो सके तेरी रक्षा करेगा, और यह एक भाई का वादा है तुझसे और अपने आप से भी। करण और मन्नत वहीं बैठे थे कि तभी करण को किसी का कॉल आया। उसने देखा तो यह हॉस्पिटल से ही किसी डॉक्टर का फोन था। उसने मन्नत की ओर देखते हुए ही कहा, गुड़िया, मुझे अभी अंदर जाना पड़ेगा। तुम क्या रुकोगी यहाँ, या फिर अंदर चल रही हो मेरे साथ? मन्नत ने अब तक खुद को काफी हद तक संभाल लिया था। उसने शांत लहजे में कहा, मैं भी चल रही हूँ आपके साथ। उसके बाद दोनों ही हॉस्पिटल के अंदर चले गए। जैसे जैसे मन्नत अंदर की ओर जा रही थी, उसके दिल की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। एक घबराहट, एक हिचकिचाहट के साथ वो अपना एक एक कदम आगे बढ़ा रही थी। जैसे ही वो ऑट के सामने आई, उसके कदम अपने आप ही रुक गए। करण, जो उसके साथ ही था, जब उसे महसूस हुआ कि मन्नत उसके साथ नहीं है, तो उसने पीछे मुड़कर देखा। मन्नत उससे 2 कदम की दूरी पर ही रुक गई थी। करण ने यह देखा तो उसने 2 कदम पीछे जाकर मन्नत का हाथ पकड़ लिया और अपने साथ ऑट के ठीक बाहर जहां सभी थे वहीं ले आया। मन्नत के आते ही इशिका और अनिकेत उसके पास चले गए। इशिका ने अपने एक हाथ से मन्नत का एक हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसका गाल सहलाते हुए पूछा, तू ठीक तो है ना मन? इससे पहले मन्नत कोई जवाब दे पाती, देव भी उन लोगों के पास आ गया। आते ही उसकी नज़र मन्नत की मांग में लगी सिंदूर पर चला गया। उसने मन्नत को हैरानी से देखते हुए पूछा, मन्नत, ये तुम्हारी मांग में सिंदूर कैसे लगा? इशिका और अनिकेत दोनों के ही चेहरे पर मन्नत के लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पर देव के इस सवाल से अब जाकर दोनों ने मन्नत की मांग की ओर देखा। दोनों ने ही पहले एक दूसरे को देखा और फिर मन्नत को देखने लगी। प्रेमलता जी, जो उन लोगों से बस कुछ ही दूरी पर बैठी थी, जब उन्होंने यह सुना तो उनका ध्यान भी मन्नत की ओर चली गई और वो भी सवालिया नजरों से उन लोगों को देखने लगी। वहीं देव के ऐसे अचानक सबके सामने यह सवाल पूछने पर अब मन्नत को भी एहसास हुआ कि उसने क्या गलती कर दी है। वो अब करण को देखने लगी, जैसे वो करण से इस सिचुएशन से निकलने के लिए मदद मांग रही हो। करण भी इस वक्त मन्नत को ही देख रहा था। मन्नत की मांग में सिंदूर देख के देव काफी हैरान हो गया और उसने उसी हैरानी के चलते मन्नत को उसकी मांग में लगी सिंदूर के बारे में पूछ लिया। इशिका और अनिकेत, जो मन्नत के लिए काफी फिक्रमंद थे, इन दोनों का ध्यान बस इसी बात पर था कि मन्नत ठीक है या नहीं। इसीलिए उन दोनों का ही ध्यान मन्नत की मांग पर नहीं गई। लेकिन देव के सवाल ने उन दोनों का ध्यान भी मन्नत की मांग की ओर खींच लिया और वे दोनों भी अब मन्नत को ही देखने लगे। प्रेमलता जी, जो उन लोगों के ठीक पीछे कुछ दूरी पर बैठी थी, जब उनके कानों पर देव का सवाल आया तो उनकी नज़र भी एक पल के लिए मन्नत की मांग पर जा रुकी। पर तभी वो कंफ्यूज होकर देव को देखने लगी।
उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर देव मन्नत से यह कैसा सवाल पूछ रहा है, जबकि अभी अभी तो उन दोनों की शादी हुई है। खुद देव ने ही तो उसकी मांग में सिंदूर भरा है, तो जाहिर सी बात है कि मन्नत की मांग में तो सिंदूर ही होगा। फिर देव ऐसा क्यों पूछ रहा है मन्नत से? खैर, उन्होंने इस वक्त इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका तो सारा ध्यान इस वक्त अपने बेटे आर्य पर ही था। वहीं दूसरी ओर देव का सवाल सुनकर मन्नत भी सोच में पड़ गई कि वह इस सवाल का अब क्या ही जवाब दे। उसे जब कुछ नहीं सूझा तो उसने करण की ओर देखा, जो उसे ही देख रहा था, मानो वो भी उसी के जवाब का इंतजार कर रहा हो। लेकिन जब उसने देखा कि मन्नत से कोई जवाब देते नहीं बन रहा है, तो उसने ही बात को संभालते हुए कहा, ओह, लगता है जब मन्नत ने माता रानी के चरणों में माथा टेका था, तभी माता रानी के चरणों से सिंदूर इसके मांग में लग गया होगा। करण के ऐसा कहने पर अब जाकर मन्नत ने एक राहत की सांस छोड़ी और उसकी बात का समर्थन करते हुए धीमी आवाज में कहा, हाँ हाँ, शायद तभी लग गया होगा। करण के जवाब से भले ही देव कन्विंस हो गया, पर इशिका अब भी मन्नत को ही देख रही थी, जिससे यह साफ पता चल रहा था कि उसे करण की इस जवाब पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। आखिर सच भी तो है, मन्नत को इशिका से बेहतर भला कौन ही जान सकती है। भले ही अनिकेत और इशिका दोनों ही मन्नत के दोस्त हैं, लेकिन इशिका मन्नत की रग-रग से वाकिफ है। इससे पहले कोई और कुछ का पाता, अचानक ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर और नर्स हड़बड़ाहट के साथ बाहर निकले। दोनों ही परेशान दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही उस डॉक्टर ने करण को वहां देखा, तो उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और फिर थोड़ा घबराते हुए कहा, देखिए, एक इमरजेंसी के तहत हमारे हॉस्पिटल में B+ ब्लड की थोड़ी सी शॉर्टेज हो गई है। तो क्या आप लोगों में किसी का भी ब्लड ग्रुप B+ है? करण ने जैसे ही यह सुन तो इसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने उस डॉक्टर का कॉलर पकड़ के झकझोरते हुए कहा, शॉर्टेज है का क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? यह कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल तो नहीं है जहां एक ऑपरेशन के बीच में ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगा। करण ने गुस्से में लगभग चीखते हुए कहा, तो वो डॉक्टर थोड़ा सा कांप उठा। उसने अपने घबराहट को काबू में करने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं सर, खत्म नहीं हुआ, अभी भी है। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो एक्सीडेंट केस आया, उसमें भी सेम ब्लड की जरूरत पड़ गई। इसीलिए हम पहले से ही ब्लड का अरेंजमेंट करके रख रहे हैं। ब्लड बैंक से ऑलरेडी ब्लड मंगवा लिया गया है, लेकिन वह आने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा। इसीलिए ऑपरेशन को बीच ना रोकना पड़े और पेशेंट की जान को भी कोई खतरा ना हो, तो इसी वजह से हम पहले से ही यहाँ भी ब्लड का अरेंजमेंट करके रखना चाह रहे हैं। करण का गुस्सा देखकर उस बेचारे डॉक्टर ने घबराहट के मारे एक ही सांस में पूरी बात कह दिया। वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर अंदर जो पेशेंट है, उसको थोड़ी सी भी परेशानी हुई ना, तो तुम लोगों की तो खैर नहीं। करण ने उसी तरह से डॉक्टर का कॉलर पकड़ के गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, तो बेचारा डॉक्टर अब और ज्यादा घबराने लगा। अक्षित जी ने जब देखा कि करण का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, तो वे प्रेमलता जी के पास से उठकर करण के पास चले गए और उसे उस डॉक्टर से दूर करते हुए कहा, शांत हो जाओ बेटा और उसे छोड़ दो। इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। फिलहाल इन सब से ज्यादा इम्पोर्टेंट है ब्लड का अरेंजमेंट करना, जिससे आर्य के ऑपरेशन में ना कोई परेशानी और ना ही कोई रुकावट आ सके, और उससे भी बड़ी बात कि उसके जान को भी कोई खतरा ना हो। अक्षित जी की बात सुनकर कर ने उस डॉक्टर को झटके से छोड़ तो दिया, लेकिन एक वार्निंग लुक के साथ, जो यह साफ बयां कर रहा था कि यह मामला अभी भी खत्म नहीं हुआ। करण बाद में इस मैटर पर एक्शन जरूर लेगा। करण जब उस डॉक्टर को घूर रहा था, तभी पीछे से प्रेमलता जी ने कहा, करण बेटा, तुम्हारे अंकल सही कह रहे हैं। फिलहाल यह सारी बातें जाने दो और डॉक्टर, आप मेरा खून ले लीजिए। मेरा ब्लड ग्रुप मेरे बेटे से मैच करता है। आप मेरा सारा खून ले लीजिए, बस मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए प्लीज, प्लीज डॉक्टर। उन्होंने कहते हुए अपने हाथ जोड़ लिए और फिर एक बार फक फक कर रोने लगी। अक्षित जी, जो उनके पास ही खड़े थे,
उन्होंने झट से प्रेमलता जी को अपने बाहों में भर लिया और उनका पीठ सहलाते हुए उन्हें शांत करने लगे। अक्षित जी ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, खुद को संभालिए प्रेमलता। आप आर्य को खून नहीं दे सकती, जानती है ना आप। आपकी खुद की तबीयत भी अभी कुछ दिन पहले ही खराब हो गई थी। अभी भी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। तो फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? तो मैं और क्या करूं बताइए। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को ऐसे ही, इससे आगे वो और कुछ बोल नहीं पाई। मन्नत जो उन लोगों के पीछे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, उससे प्रेमलता जी की यह हालत देखी नहीं गई। उसने अनिकेत की ओर देखा, मानो आंखों से हो कुछ कह रही हो। अनिकेत भी समझ गया कि वो क्या कहना चाहती है और उसने अपनी पलकें झपका दी। उसने जैसे ही आगे बढ़कर कुछ कहा, तभी उसे महसूस हुआ कि उसके साथ साथ किसी और ने वही बात दोहराई। वो और कोई नहीं बल्कि देव था। अनिकेत, देव, मेरा ब्लड ग्रुप B+ है। दोनों को जब एहसास हुआ कि दोनों ने एक ही बात कहा, तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को हल्की सी स्माइल पास कर दी। फिर अनिकेत ने डॉक्टर को देखते हुए कहा, डॉक्टर आप मेरा ब्लड ले सकते हैं। तभी देव ने भी कहा, जी डॉक्टर, आप मेरा भी ब्लड ले लीजिए। मेरा भी सेम ही है। डॉक्टर बेचारा तो पहले से ही करण से इतना डरा हुआ था कि वो बस कैसे भी करके वहां से भाग जाना चाहता था। अनिकेत और देव की बात सुनकर उसने बिना एक पल भी गवाए दोनों को ही अपने साथ लेकर अंदर चला गया। इधर प्रेमलता जी की ऐसी हालत देखकर मन्नत एक बार फिर से खुद को ही कोसने लगी। इशिका को जब यह महसूस हुआ तो वो मन्नत का हाथ पकड़ के उसे सबसे थोड़ी दूर एक साइड में ले गई। साइड में जाते ही मन्नत इशिका के गले लगकर रोने लगी। इशिका ने भी इस बार उसे नहीं रोका। वो बस उसका पीठ सहलाती रही। कुछ देर बाद जब वो थोड़ी सी शांत हुई, तो इशिका ने कहा, अब ठीक है? मन्नत ने कुछ नहीं कहा, तो इशिका ने ही फिर से कहा, देख, अगर तू ऐसे बिहेव करेगी, तो अंकल आंटी को कौन संभालेगा? इशिका की बात सुनकर मन्नत उससे अलग हुई और सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। तभी फिर एक बार इशिका ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, तू तो कितने अच्छे तरीके से सबको संभाल सकती है, तो उनको क्यों नहीं? और वैसे भी अंकल तब से आंटी को संभाल रहे हैं। उन्हें भी तो थोड़ा रेस्ट चाहिए। अगर वो ऐसे ही आंटी को संभालते रहे, तो कहीं उनको कुछ न हो जाए। इतना सुनते ही मन्नत ने झट से कहा, अरे ऐसा तो मत बोल यार। जैसे ही मन्नत ने यह कहा, तो इशिका ने मन्नत को छेड़ते हुए कहा, अच्छा अभी से सास ससुर की इतनी चिंता? कहीं तू सच में तो आंटी को सास, अंकल को ससुर और सर को पति तो नहीं समझने लगी? हाँ मन्नत, क्या सच में? इतना सुनते ही मन्नत बुरी तरह से चिढ़ गई और उसने थोड़ी सी तेज आवाज में कहा, शट अप इशू, अपने दिमाग के घोड़े को थोड़ा सा लगाम दे। यह सब तू क्या बकवास किए जा रही है तब से? अगर यह सब बकवास ही है, तो फिर मेरी जान तू इतना क्यों झिझक रही है अंकल आंटी का सामना करने से? तू तो कितने आराम से, एफर्टलेसली वृद्धाश्रम के लगभग सभी दादाजी और दादियों को संभाल लेती है, उन लोगों की सभी प्रॉब्लम्स को हैंडल करके उनको सुलझा देती है। तो फिर आज क्या हो गया? आज फिर इतनी झिझक क्यों? बिना झिझक के आराम से जा और उनको संभाल, जैसे हमेशा से बाकी सबको तू संभालती आ रही है, वैसे ही उन दोनों को भी संभाल ले जाकर। इतना क्या सोच रही है अब? इशिका अच्छे से जानती है कि मन्नत कितनी नर्म दिल की है और आर्य के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके लिए वो खुद को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। मन्नत को उसकी इस मनोदशा से निकालने के लिए ही इशिका ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में उसके कंधे पर हाथ रखकर यह सब कहा था, जिसका असर भी कुछ हद तक हुआ। इशिका बात सुनने के बाद मन्नत ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसकी ओर देखा, मानो वो फिर एक बार कन्फर्म कर रही हो कि क्या सच में वो ऐसा कर सकती है। क्या सच में ऐसा करना सही भी होगा? अरे यार, अब ऐसे तो मत देख और इतना भी मत सोच। अब बस चल अंदर। खुद को ऐसे देखता पाकर अब इशिका ने उसे कंधे से ही पकड़कर लगभग धकेलते हुए वहां से वापस अंदर ले गई।